સ્વાસ્થ્યની સફર ઝાયડસ હોસ્પિટલની સાથે હું રેશમા આપનું સ્વાગત કરું છું. અત્યારે જે પ્રકારે કેન્સર એટલે કેન્સલ એવી એક ડેફિનેશન આપણે ચાલે છે સોસાયટીની અંદર તમામ લોકોની સાથે. જ્યારે પણ આવા કેન્સરની જો કોઈ ચર્ચા કરતું હોય તો આપણે એવું કહીએ કે કેન્સર થયું છે ને હવે તો નહીં જ બચે, પણ હવે એવું કંઈ જ નથી. હવે પરિભાષા બદલાઈ છે. એક આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન આવ્યા છે. ઓપ્શન એ પણ એક જીવનદાનના. જી હા, કેન્સર માટે પણ હવે ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી છે અને ખાસ કરીને તેના રિસ્પોન્સ જે છે ખૂબ જ પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે, રિઝલ્ટ ખૂબ જ પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે, એટલે તે આપણી માટે એક સિદ્ધિ છે. હવે અહીંયા સવાલ છે બ્લડ કેન્સર, એને આપણે જાણવું જરૂરી બનતું હોય છે. ઘણી વખત કેન્સર થાય છે, કેન્સર થાય એ વાતો આપણે ઘણી બધી સાંભળીએ છીએ, પણ કયું કેન્સર છે, શું છે, કેવી રીતે ટ્રીટમેન્ટ કરવી જોઈએ તે બાબતો આપણે નથી જ ખ્યાલ હોતો. બટ ઓબ્વિયસલી સ્વાભાવિક રીતે ના જ ખ્યાલ હોય આપણને. પણ સવાલ અહીંયા એ છે કે એને જાણવું કેટલું જરૂરી છે. તો તેના વિશે જ આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. બ્લડ કેન્સર વિશે આજે આપણે જાણીશું, તે કેવી રીતે થાય છે, તેની ટ્રીટમેન્ટ શું છે, અને લોકોની અંદર ઘણા બધા એવા મિથ રહેલા છે તેને પણ આપણે દૂર કરવાની આજે એક કોશિશ કરીશું. તો આ તમામ પ્રકારની આજે આપણે બ્લડ કેન્સર વિશે જાણકારી મેળવવાના છે. અને આ જાણકારી આપવા માટે મારી સાથે ડૉક્ટર નિધિ જૈન, DM ક્લિનિકલ હિમેટોલોજી કન્સલ્ટન્ટ, હિમેટોલોજિસ્ટ એન્ડ બોન મેરો ટ્રાન્સપ્લાન્ટ ફિઝિશિયન, જે ડૉક્ટર નિધિ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે. वेलकम टू अवर शो. थैंक यू सो मच रेशमा जी. डॉक्टर निधि, सबसे पहले जो हम बात करें कि हेमेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं और कौन से मरीजों को हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की सलाह और सुझाव की आवश्यकता होती है? तो हिमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो होते हैं वो ब्लड रिलेटेड जो बीमारियां होती है उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं. अगर मैं ब्लड रिलेटेड बीमारियों की बात करूं तो इसमें जो सबसे गंभीर बीमारी होती है उसे कहते हैं ब्लड कैंसर, जिसके बारे में हम विस्तार में आज यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं. बट ब्लड कैंसर्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी हीमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जिसमें कि पेशेंट्स को हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के कंसल्टेशन और उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. जैसे अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाए, जिसे अनीमिया कहते हैं, या बढ़ जाए, जिसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं, जो हमारे सफ़ेद कण होते हैं वो बढ़ जाए या कम हो जाए, जो हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, जो एक प्रकार के ब्लड सेल होते हैं जिनका काम होता है ब्लीडिंग को रोकना, वो अगर बहुत कम हो जाए, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, या बहुत बढ़ जाए, तो भी एक हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा एक और गंभीर बीमारी होती है जिसे कहते हैं एप्लास्टिक अनीमिया, जिसमें पेशेंट के बोन मैरो फेल हो जाता है. इस भी बीमारी का जो उपचार है वो हीमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स करते हैं. इसके अलावा आपने बहुत सारी ऐसी जेनेटिक बीमारियां सुनी होगी, जैसे कि हीमोफीलिया, जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, या फिर कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीज़ेज़ होती है जैसे सिकल सेल अनीमिया या थैलेसीमिया, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन बराबर नहीं बन रहा होता है. ये सारी कंडीशंस में एक हीमेटोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा और एक बीमारी का मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी जिसे कहते हैं थ्रोम्बोफीलिया, जिसमें यंग एज में हमारी नसों में क्लॉटिंग की टेंडेंसी बनती है. तो ऐसी सारी कंडीशंस में एक हीमेटोलॉजिस्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन और उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. जी. उसके साथ यहाँ पे आपने जिस तरह से पहले से ही बात की डॉक्टर निधि की, सबसे ज़रूरी यहाँ पे जो पॉइंट है वो ब्लड कैंसर का है. आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं. एक्चुअली में ब्लड कैंसर क्या होता है और ये कैसे डेवलप होता है? तो ब्लड कैंसर के बारे में हमने आज यहाँ पे चर्चा करने के लिए इसलिए चूज़ किया क्योंकि जैसा कि पहले ही रेशमा ने बताया कि ब्लड कैंसर को लेके एक तो सभी के मन में एक खौफ की भावना होती है. जी. और दूसरी बात कि ब्लड कैंसर को लेके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है लोगों के मन में कि एक तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, ऐसा लोगों का मानना है जो बिल्कुल ही गलत है. और दूसरा, लोगों को ये भी लगता है कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, जो कीमोथेरेपी है वो बहुत पेनफुल होती है और उसके नुकसान बहुत होते हैं. तो ये सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करने के लिए आज हमने ब्लड कैंसर के बारे में चर्चा करने के लिए डिसाइड किया है. अब अगर मैं कैंसर की बात कहूँ तो जितने भी कैंसर्स होते हैं, सारे कैंसर्स में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है एबनॉर्मल सेल्स का लिमिटलेस एक्सपेंशन या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ. तो जैसा कि ब्लड कैंसर के नाम से ही सजेस्ट होता है, इसमें ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका अबनॉर्मल ग्रोथ होने के साथ साथ वो जो हमारे नॉर्मल सेल्स बन रहे हैं उसको भी नष्ट कर देता है. तो हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं वो हमारे बोन मैरो में तैयार होते हैं,
बोन मैरो में एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसको कहते हैं स्टेम सेल। तो ये स्टेम सेल से हमारे अलग अलग टाइप के ब्लड सेल्स तैयार हो रहे होते हैं। ये ब्लड सेल्स अपना काम करते हैं और जब ये ओल्ड हो जाते हैं या सेनेसेंट हो जाते हैं तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है स्टेम सेल से हमारे ब्लड सेल्स का बनना, उसका अपना काम करना और नष्ट हो जाना, ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में चल रहा होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ब्लड सेल्स का कैंसरस सेल में तब्दील होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये ब्लड सेल कैंसरस सेल्स बन जाते हैं तो ये बहुत अनकंट्रोलेबली ग्रो करने लगते हैं और नॉर्मल सेल्स को भी दबा देते हैं। तो इस तरीके से ब्लड कैंसर उत्पन्न होता है। जी डॉक्टर निधि, यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या ब्लड कैंसर एक ही बीमारी है, इसके अलग अलग प्रकार भी होते हैं? जी नहीं, ब्लड कैंसर बिल्कुल भी एक बीमारी नहीं है। और अगर ब्रॉडली स्पीकिंग में इसे 3 मुख्य प्रकार में ये डिवाइड किए जाते हैं, जिसे कहते हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और तीसरा प्रकार है मल्टीपल माइलोमा। वैसे तो ये 3 प्रकार हैं, लेकिन इनके भी इतने सारे सबटाइप्स हैं कि आज की डेट में ब्लड कैंसर 100 से भी अधिक प्रकार के होते हैं। और इनके बारे में जानकारी इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट है और जो रिस्पॉन्स रेट है, जो क्योर है, वो इसके सबटाइप के ऊपर निर्भर करता है। जी उसके साथ यहाँ ब्लड कैंसर के लक्षण यहाँ पे क्या होते हैं? हमें जो सिम्टम्स की जो हम यहाँ पे बात करेंगे नॉर्मली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें कोई बीमारी ना ही हो ऐसा सबका मानना होता है, और कैंसर जैसी चीज़ का कोई भी ऐसा रिपोर्ट करवाना या ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो तो लोग उससे हमेशा अवॉइड करते हैं। यहाँ पे हम किस तरह से सिम्टम्स देख सकते हैं? तो जो ब्लड कैंसर के सिम्टम्स या लक्षण होते हैं वो इसके लिए बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होते। इसका मतलब ये है कि ये जो सिम्टम्स के बारे में अभी मैं बात करूंगी वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड कैंसर में ही होते हैं। सेम सिम्टम्स दूसरी बीमारियों में भी हो सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन। तो जैसे किसी मरीज को बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही हो या उसे शरीर में ब्लीडिंग टेंडेंसी हो, जैसे कि मुंह से, नाक से और किसी रास्ते से ब्लीडिंग होना, शरीर पे काले लाल रंग के चट्टे आना, या फिर उसे बार बार बुखार आ रहा हो जो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, या बहुत ज़्यादा बोन पेन या बैक एक हो रहा हो, अनइंटेंशनल वज़न कम हो रहा हो, भूख नहीं लग रही हो, या फिर बगल में, जांघों में या फिर गले में पेनलेस गांठें आ रही हो। तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो ब्लड कैंसर की तरफ संकेत दे सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं ब्लड कैंसर के लिए। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे ब्लड कैंसर होते हैं जैसे कि क्रॉनिक ल्यूकीमिया, जिसमें मरीज को कोई भी सिम्टम्स नहीं भी हो सकता है और सिर्फ एक रूटीन ब्लड चेकअप पे पता चलता है कि मरीज को कैंसर है। तब उसे ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ मैं जो ल्यूकीमिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूँगी। तो ल्यूकीमियाज जो होती है वो या अक्यूट ल्यूकीमिया हो सकती है या क्रॉनिक ल्यूकीमिया होती है। अक्यूट ल्यूकीमिया मतलब ऐसा ल्यूकीमिया जो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है और इसमें जो पेशेंट है वो हो सकता है हफ्ता 10 दिन पहले बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन फिर उसे इतने सारे सिम्टम्स महसूस होते हैं और फिर वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में अगर उपचार नहीं किया जाए तो पहुंच जाता है। इसके विपरीत होता है क्रॉनिक ल्यूकीमिया जो सालों सालों तक चलता है और अर्ली स्टेजेस में इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर आपको कभी भी अपने बॉडी में नज़र आ रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज नहीं कीजिए और अपने डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करिए और उपरोक्त जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से जांचें अवश्य करवाएं। जी डॉक्टर निधि, यहाँ पे एक दूसरा सवाल उठता है खास तौर पर कि यहाँ पे कोई एज क्राइटेरिया हमें दिखाई देता है या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसी उम्र के लोगों को ज़्यादा ये प्रभावित करता है, या कौन सी ऐसी एज क्राइटेरिया में आते हैं लोग, कौन सी एज है कि जिसके ज़्यादा प्रभावित यहाँ पे ब्लड कैंसर करता है? देखिए, ये बात आज बताना मैं चाहूँगी इस चर्चा के माध्यम से कि ब्लड कैंसर ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। ऐसी कोई भी एज नहीं है कि जिसमें ब्लड कैंसर नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ टाइप के जो ब्लड कैंसर्स होते हैं, जैसे कि मैंने सब टाइप्स के बारे में बात की, कुछ ब्लड कैंसर ऐसे होते हैं जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अडल्ट यानी बड़ों में ज़्यादा कॉमन होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ओल्ड एज में या एल्डरली में ज़्यादा कॉमन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया है, ये जो ल्यूकीमिया है वो बच्चों में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। इसके विपरीत जो
AML है, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, ये बड़ों में या एल्डरली में ज़्यादा कॉमन होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ALL बड़ों में नहीं हो सकता या AML बच्चों में नहीं हो सकता। दूसरे 2 तरीके के कैंसर्स का मैं जो मेंशन करना चाहूँगी वो होता है क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और मल्टीपल माइलोमा। ये दोनों कैंसर्स ज़्यादातर 50 इयर्स के ऊपर के मरीजों को ही देखने में आता है, ये बच्चों में नहीं होता। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सारे एज ग्रुप के लोग कैंसर से अफेक्ट या पीड़ित हो सकते हैं। जी, यह ब्लड कैंसर की जो हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सवाल एक जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके मन में भी होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसके बहुत सारे कारण होते हैं कि सपोज़ बुखार भी आता है तो उसका कारण यहाँ पे मिलता है। ब्लड कैंसर जो इतनी डरावनी बीमारी लोग मानते हैं कि नहीं कैंसर मतलब कि कैंसल ही है, अभी लाइफ हम नहीं जी पाएंगे ज़्यादा, तो इसके कोई कारण है होने की, क्यों होता है ये ब्लड कैंसर? देखिए, ये सबसे डिफ़िकल्ट सवाल है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे प्रैक्टिस में जितने भी पेशेंट्स आते हैं ब्लड कैंसर से पीड़ित, उनका सबसे मेन जो सवाल होता है वो यही होता है कि मुझे ये ब्लड कैंसर क्यों हुआ है। मैं तो किसी भी तरीके का व्यसन नहीं करता हूँ, उसके बाद भी मुझे ये कैंसर क्यों हुआ है। और इसका जो जवाब है वो भी इतना ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर नहीं है जिसका कि डायरेक्ट एसोसिएशन ब्लड कैंसर के होने से है। जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी कि टोबैको च्यूइंग या तंबाकू सेवन से ओरल कैंसर की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वैसे ही सिगरेट स्मोकिंग से लंग कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे कोई डायरेक्ट पॉइंटिंग रिस्क फैक्टर्स ब्लड कैंसर्स के लिए नहीं है। कुछ रिस्क फैक्टर्स का मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि बहुत हाई लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर हुआ हो किसी को, या फिर किसी तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, HIV इन्फेक्शन हुआ, एप्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस C। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है या रोग प्रतिकार जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है, या किसी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्लड कैंसर होने का, या किसी प्रकार की जेनेटिक बीमारियां होती है जिसको फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हो गया, पर से हमारी एज जो एडवांस्ड एज है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसका कहीं ना कहीं थोड़ा रोल ब्लड कैंसर डेवलप होने में होता है। इन दी एंड कारण को लेके मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ब्लड कैंसर इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन बिटवीन आवर जीन्स, दीज एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर एंड चांस। जी, उसके साथ यहाँ पे ब्लड कैंसर को डायग्नोस किस तरह से किया जाता है? तो डायग्नोस करने के लिए हमको बहुत सारे टेस्ट्स की सहायता लेने की ज़रूरत होती है। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ल्यूकीमियाज, जिसका जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ हम एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसको कहते हैं कि कंप्लीट हीमोग्राम और पेरिफेरल ब्लड फिल्म एग्जामिनेशन, ये एक बहुत ही सादा टेस्ट है जो रूटीनली आजकल बहुत लोग अपना खुद का भी करवा लेते हैं। तो सिर्फ ये एक टेस्ट के माध्यम से ल्यूकीमिया होने की संभावना पता चलती है। लेकिन सिर्फ ये एक टेस्ट पर्याप्त नहीं होता। जब ल्यूकीमिया होने का डाउट होता है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत होती है और फिर वो आपको एडवाइस करते हैं इसको कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट, और इसको रिस्क स्ट्रैटिफाई करने के लिए भी कुछ स्पेशल टेस्ट एडवाइस करते हैं, जैसे कि बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो टेस्ट जो होता है वो आपको जो आपका कैंसर है, ल्यूकीमिया पर्टिकुलरली, उसको कंफर्म करने के लिए हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके सब टाइप के बारे में जानकारी देने के लिए भी ये यूज़फुल होता है। बोन मैरो से कुछ स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि इम्यूनोफिनोटाइपिंग और कुछ जेनेटिक टेस्ट, और ये सारे टेस्ट के माध्यम से हम ल्यूकीमिया का सब टाइप पता कर सकते हैं और उसको रिस्क स्ट्रैटिफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं लिम्फोमा की बात करूं, सपोज़ किसी को लिम्फोमा होने का डाउट है, अगर मरीज़ डॉक्टर के पास कुछ शरीर में गांठों की वजह से जाता है, गले में, बगल में या जांघों में गांठें हैं, तो फिर इसके डायग्नोसिस के लिए जो ये लिम्फ नोड या ग्रंथि जो साइज़ में बढ़ जाती है उसकी बायोप्सी करने की ज़रूरत होती है, और उसी से हमको इसके बारे में कंफर्म जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर लिम्फोमा का डायग्नोसिस हुआ है तो उसकी स्टेज जानने के लिए कुछ और अतिरिक्त टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेट CT स्कैन और बोन मैरो बायोप्सी। इसके अलावा जो रूटीन टेस्ट्स होते हैं जैसे लिवर और किडनी की जांचें, ये सब भी करने की ज़रूरत होती है।
मैं यहाँ पे मल्टीपल माइलोमा नाम का जो कैंसर है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये वाला जो कैंसर होता है वो ज़्यादातर हमारी हड्डियों पे और किडनीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है और हीमोग्लोबिन भी कम कर देता है। तो ये जो मल्टीपल माइलोमा है इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमको बोन मैरो एग्जामिनेशन की और ब्लड से कुछ स्पेशल प्रोटीन टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। कई बार बॉडी के एक्सरेज और पेट सीटी स्कैन या सीटी स्कैन निकालने की भी ज़रूरत होती है। तो ये सारे टेस्ट्स के माध्यम से हम आपका कैंसर कौन से टाइप का है और उसका ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स क्या होगा, ये सब के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी, क्या ब्लड कैंसर का इलाज यहाँ पे संभव है? और दूसरी यहाँ पे बात होती है कि ये पूर्ण रूप से हमें इलाज कर सकते हैं या पूर्ण रूप से ये ठीक हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल इसीलिए है क्योंकि सभी को ये ब्लड कैंसर के लिए, जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारे मीथ है और वो मीथ इतने पावरफुल है कि लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है। उसकी वजह से ये सवाल ज़रूर से उठेगा कि इलाज संभव है, और इलाज संभव है तो क्या पूरी तरह से ये ठीक हो सकता है क्या? बिल्कुल, ये आज का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है और इसका जो जवाब है वो मैं थोड़ा विस्तार में देना चाहूँगी। तो अगर मैं बात करूँ 30 to 40 इयर्स बैक सिचुएशन ऐसी थी कि अगर किसी को ब्लड कैंसर डायग्नोस होता था तो वो ऑलमोस्ट एक डेथ वारंट की तरह था। लेकिन आज सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। स्पेशली पिछले 10 सालों में मेडिकल साइंस ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है कि अभी ब्लड कैंसर और इनफैक्ट बहुत सारे कैंसर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हम बहुत ही सक्सेसफुली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो ये ब्लड कैंसर है इसका इलाज बिल्कुल अवेलेबल है और मैं बोलूँगी कि 80% to 90% टाइप के जो ब्लड कैंसर्स इस प्रकार के हैं कि जिसको अगर हमने अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया तो ये पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो जो ब्लड कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सब टाइप, यानी आपका जो ब्लड कैंसर है वो कौन से प्रकार का है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज की डेट में हमको 100 से भी अधिक ब्लड कैंसर्स के बारे में पता है। तो आपका ब्लड कैंसर का सब टाइप क्या है, जैसे बहुत सारे टेस्ट की मदद से हमने रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन किया आपका, तो वो रिस्क फैक्टर आपका जो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन है वो क्या है, इसके अलावा मरीज़ की उम्र कितनी है और उसे और कोई दूसरी तरीके की बीमारियां है क्या। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। मुख्यतः जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ब्लड कैंसर का वो करते हैं कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की मदद से। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को रेडिएशन थेरेपी की और कुछ पेशेंट्स को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको एक ल्यूकीमिया का जिक्र किया था, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, ये वाला ल्यूकीमिया ऐसा है कि कई बार अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट हो जाए तो पेशेंट को कुछ सालों तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना भी पड़े। मतलब आप एक तरीके से बता रहे हैं कि मरीज़ को ब्लड कैंसर है लेकिन डॉक्टर ये भी सलाह दे रहा है कि फ़िलहाल इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और ये फैक्ट है क्योंकि ये वाला जो कैंसर है वो काफ़ी साल तक बिना प्रोग्रेस किए ऐसे ही रह सकता है और जब ज़रूरत हो तभी इसको ट्रीट करना चाहिए। दूसरे तरीके का एक क्रॉनिक ल्यूकीमिया होता है जिसको कहते हैं क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, और इसके ट्रीटमेंट में हमको आज बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। 30 इयर्स बैक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज सिर्फ एक टैबलेट की मदद से ये कैंसर ऑलमोस्ट 80% मरीज में पूरी तरह से कंट्रोल में रह सकता है और CML का पेशेंट एक नॉर्मल लाइफ स्पैन जी सकता है 80% ऑफ द टाइम्स। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ मैं बताना चाहूँगी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के बारे में, ये वाला कैंसर अगर बच्चों में होता है, 1 से 10 साल की उम्र के बीच के बच्चों में होता है, तो कीमोथेरेपी की मदद से हम 80 to 90% ऑफ द टाइम अगर सही इलाज करवाया जाए तो ये बच्चे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। जी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया का जो सर्वाइवल चांस है वो ऑब्वियसली कम होता जाता है, लेकिन फिर भी इवन अडल्ट्स में इस कैंसर का ट्रीटमेंट 40 to 50% ऑफ द टाइम हम पेशेंट को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जी, उसके साथ यहाँ पे डॉक्टर निधि, क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही टाइप के ब्लड कैंसर में ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स अलग अलग हो?
ये बहुत ही सही सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसलिए क्योंकि जो पेशेंट हमारे पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं उनकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने आप को और अपनी बीमारी को दूसरे ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश करते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो दूसरे पेशेंट के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन आज मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को और अपनी बीमारी को दूसरे पेशेंट से कंपेयर मत करिए। जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड कैंसर के सब टाइप, उसके रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो आपका सवाल है उसका आंसर यही है कि जो रिस्पॉन्स रेट है सेम सब टाइप के ब्लड कैंसर का भी 2 मरीजों में अलग अलग हो सकता है। जी डॉक्टर निधि, यहाँ पे जिस तरह से शुरुआत से हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं और आप जिक्र कर रहे हैं, जो वर्ड है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये एक्चुअली क्या होता है और इसकी ब्लड कैंसर के इलाज में क्या रोल है? तो ये जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, ये ब्लड कैंसर के केवल मैं कहूँगी कि 10% मरीज़ों को ही इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये किन पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ती है? तो सपोज़ किसी का ऐसा ब्लड कैंसर है कि जो कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। शुरुआत में तो हमको सबको कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ ये कीमोथेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, जिसको हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रिफ्रैक्टरी डिजीज़, या किसी का ब्लड कैंसर शुरुआत में तो ठीक हो जाता है लेकिन वो पलट के दोबारा आता है, जिसको हम कहते हैं रिलैप्स डिजीज़, या कोई ऐसा ब्लड कैंसर है जो बहुत ही जटिल है, जिससे कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया सारे ब्लड कैंसर्स में से सबसे डिफ़िकल्ट ब्लड कैंसर होता है और सबसे इसका ट्रीटमेंट सबसे डिफ़िकल्ट होता है। तो ये वाले कैंसर को भी शुरुआती कीमोथेरेपी के बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और उसी से इसको क्योर किया जा सकता है। तो रिफ्रैक्टरी डिजीज़, रिलैप्स डिजीज़, कुछ ब्लड कैंसर्स जैसे कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, इन सब को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ ही साथ मल्टीपल माइलोमा जो ब्लड कैंसर है, उसमें भी ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये बहुत ही स्पेशल सेंटर्स में, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स में ही किया जाता है। जी डॉक्टर निधि, यहाँ पे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी ब्लड कैंसर के जो पेशेंट हैं उनके लिए जायडस हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है? तो जाइडस हॉस्पिटल में ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, राइट फ्रॉम दी डायग्नोसिस और इसका जो ट्रीटमेंट है उसकी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो फुल टाइम अवेलेबल होते हैं, स्पेशली ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है जिनका कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड कैंसर की कीमोथेरेपी देने में। इसके साथ ही साथ ये जो ब्लड कैंसर के पेशेंट हैं इनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, न्यूट्रोपेनिक वार्ड्स की ज़रूरत होती है, उसकी भी सुविधा जाइडस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। इसके साथ मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगी कि कुछ ही टाइम में जाइडस का एक कैंसर सेंटर भी आने वाला है और इसमें हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी फैसिलिटी अवेलेबल होगी। जी उसके साथ साथ जिस तरह से हम बात करें कि आप शॉर्ट में हमें बताना कि क्या ब्लड कैंसर से बचने का कोई तरीका या प्रिकॉशन है? ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमको कोई इम्पॉर्टेंट ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं पता है कि जिससे ब्लड कैंसर होने का कोई डायरेक्ट एसोसिएशन हो। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लड कैंसर होना ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो इसीलिए कोई ऐसी ठोस स्ट्रैटेजी प्रिवेंट करने के लिए तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए और उसके लिए मेरी सलाह यही होगी कि आप हेल्दी खाइए, रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, अपने आप को प्रदूषण से दूर रखिए, हार्मफुल केमिकल्स से दूर रखिए और जितने भी एडिक्शंस होते हैं जैसे अल्कोहल, टोबैको, इन सब से अपने आप को दूर रखिए, इनका सेवन ना करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अपने लक्षण को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करिए, सिम्टम्स को नज़रअंदाज नहीं करिए। जब भी ज़रूरत हो तब आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को अवश्य कंसल्ट करिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन यही आपके कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए सक्सेसफुल ट्रीटमेंट का की है। जी जी
તો દર્શક મિત્રો, જે પ્રકારે આપણે જાણ્યું કે જે પણ લક્ષણ જો આપને એવા કંઈ લાગે છે, જે પ્રકારે અહીંયા ચર્ચા થઈ છે ડૉક્ટર નિધિ સાથે, કોઈ પણ એવા સિમ્ટમ્સ આપને દેખાય છે તો તરત આપ ડૉક્ટર સાથે કન્સલ્ટ કરી શકો છો અને ઝાયડસ હોસ્પિટલમાં જઈને પણ આપ ડૉક્ટર નિધિ જઈને મળી શકો છો, તેમની સાથે વાત કરી શકો છો, કન્સલ્ટ કરી શકો છો અને જેમ બને તેમ જલ્દીથી આપણી માટે એક નવું જીવન જે છે તેની શરૂઆત કરવા માટે અને કોઈ જ પ્રકારે એવી માનસિકતા રાખવાની જરૂર નથી કે કેન્સર મતલબ કેન્સલ. હવે આપણે બહુ સદ્ધર થઈ ચૂક્યા છીએ અને ડૉક્ટર્સ, ટેકનોલોજી, તમામ બાબતો આપણી પાસે છે, તો કેમ નહીં આપણે નવા જીવનની એક શરૂઆત કરીએ. તો તમામ પ્રકારની ચર્ચાઓ મારી સાથે ડૉક્ટર નિધિ જૈન જોડાયા હતા. થેન્ક યુ વેરી મચ ડૉક્ટર. થેન્ક યુ સો મચ. તો દર્શક મિત્રો, ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી મને રજા આપશો. નમસ્કાર. ઝાયડસ હોસ્પિટલ, ગુજરાતની સૌથી વિશાળ આધુનિક મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી કોર્પોરેટ હોસ્પિટલ, જ્યાં હૃદય રોગ, કિડની, જોઈન્ટ રિપ્લેસમેન્ટ, મગજ અને જ્ઞાનતંતુ, પેટ અને આંતરડા, કાન, નાક, ગળા તેમજ સ્ત્રી રોગને લગતા તમામ રોગોની આધુનિક સારવાર નિષ્ણાત ડોક્ટરો દ્વારા, વર્લ્ડ ક્લાસ ઓપરેશન થિયેટર, કેથ લેબ, લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી યુનિટ, ICU, રેડિયોલોજી અને પેથોલોજી યુનિટ, ઇમરજન્સી સારવાર અને એમ્બ્યુલન્સની સેવાઓ પારદર્શકતા સાથે. તમારા સ્મિતનો સાથી ઝાયડસ હોસ્પિટલ.